हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे फरवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर निकल के आते हैं जो आने वाली एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है या फिर पिछले महीने के सभी मंथली करंट अफेयर का PDF लेना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपका ऑप्शन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ मैंने कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक कंप्लीट मैंने कोर्स बना रखा है जिसमें आपको PDF मिल जाता है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए क्विज भी मिल जाता है। तो आप उस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के फ्रेंड्स हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस मंथ का देखिए पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेते हैं। निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के लोकपाल सहित 6 सदस्यों की नियुक्ति करी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर को भारत का लोकपाल नियुक्त किया गया है। अजय मणिकराव की बात करें तो ये भारत के दूसरे लोकपाल हैं। इन्हें पिनाकी चंद्र घोष के स्थान पर नियुक्त किया गया है। पिनाकी चंद्र घोष जो कि पहले लोकपाल थे, उनका कार्यकाल 2022 में समाप्त हो गया था, जिसके बाद प्रदीप कुमार मोहंती अतिरिक्त लोकपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। यहाँ पर अगर हम लोकपाल की बात करें तो एंटी करप्शन अथॉरिटी और वैधानिक निकाय हैं, जिसका गठन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 संशोधित 2016 के तहत किया गया था। लोकपाल में एक अध्यक्ष होता है जिसके अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। इसमें चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है या फिर 70 वर्ष की आयु तक। ध्यान रखिएगा, भारत का दूसरा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया हाल ही में? अजय मणिकराव खानविलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके तहत कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए नतीजों को पलट दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हाल ही में फ्रेंड्स चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली पर ऐतिहासिक फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए नतीजों को पलट दिया है और आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे कुलदीप कुमार, उनको विजेता घोषित किया है। इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ मुकदमा चलाने के भी आदेश दिए हैं। चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कि अनुच्छेद 142 क्या है। तो संविधान का अनुच्छेद 142 जो है ये सुप्रीम कोर्ट को किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए विशेष आदेश देने की शक्ति प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो उसके सामने लंबित किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अयोध्या जमीन विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 2.77 एकड़ विवादित जमीन को रामलला के लिए माना था और राम मंदिर बनाने के लिए इसे ट्रस्ट को सौंपा था। लेकिन इसमें मुस्लिम पक्ष के साथ अन्याय होता नजर देखकर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग किया था और सरकार को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन जो है अलग से देने का आदेश जारी किया था। तो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 142 को यूज़ कर चुका है। अभी हाल ही में फिर चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ किया है। क्लियर हुआ आपको यहाँ पर अनुच्छेद 142। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक जो है वो आ चुकी है मार्केट के अंदर। काफ़ी बच्चों ने इसको परचेज भी किया है। क्रेजी जी के ट्रिक की करंट अफेयर की बुक है ये। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। टॉपिक वाइज इसके अंदर आपको करंट अफेयर मिल जाते हैं। डिटेल में हमने अच्छे से इस पर काम कर रखा है। एग्जाम में क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो जिन भी बच्चों ने ऑर्डर नहीं करी है वो शंखनाद बुक करंट अफेयर की ऑर्डर कर सकते हैं। हर मंथ की 5 तारीख को ये अपडेट हो जाती है, तो कभी भी आप ऑर्डर करेंगे आपको हमेशा ये अपडेटेड ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जनवरी से सिर्फ दिसंबर तक के ही करंट अफेयर आपको इसमें मिलेंगे। अगर आप इस बुक को 5 मार्च के बाद इसे ऑर्डर कर रहे हैं तो फरवरी तक के सारे करंट अफेयर जो है इसमें अपडेट हो जाएंगे। तो मंथ वाइज मंथ हम इसको अपडेट करते रहते हैं। तो जब भी आपकी एग्ज़ाम हो उससे आप 1-2 महीने पहले जैसे ऑर्डर कर लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स UPSC के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए स्पेशल CGT का बैच जो है आरंभ 2.0 वो स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम बहुत अच्छे से इन डेप्थ आपको स्टडी कराने वाले हैं। आंसर राइटिंग पे भी फोकस होगा। तो काफ़ी अच्छा आपके लिए हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। अभी जस्ट ये कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो अभी से आप ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा ले पाएंगे।
अपने डाउट्स भी आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो अगर आप आरंभ 2.0 ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, या फिर आप रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए लेक्चर पे आते हैं फिर से हम। प्रधानमंत्री द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया, इस सबसे लंबे केबल सेतु का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में ही अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारिका में भारत के सबसे लंबे केबल पुल का उद्घाटन किया है। इस केबल पुल का नाम क्या है? सुदर्शन सेतु। पहले इसे सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर अभी क्या कर दिया है? सुदर्शन सेतु कर दिया है। इस सेतु की कुल लंबाई है वो कितनी है? 2.32 किलोमीटर है। ये गुजरात के ओखा गांव से बेट द्वारका द्वीप को कनेक्ट करता है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2018 में हुई थी। हाल ही में ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हुआ। 980 करोड़ रुपए की लागत से इस सेतु का निर्माण किया गया है। इसी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5 एम्स का उद्घाटन भी किया है। गुजरात के राजकोट में, पंजाब के बठिंडा में, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, पश्चिम बंगाल के कल्याणी और आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु जल संधि के अंतर्गत आने वाली किस नदी पर शाहपुर कंडी बांध जो है वो बनाया गया है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पंजाब में रावी नदी के ऊपर शाहपुर कंडी बांध जो है वो बनाया गया है। इस बांध का बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? रावी नदी के पानी का उपयोग जो है कृषि और बिजली बनाने के लिए जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्य द्वारा किया जाना। शाहपुर कंडी बांध की बात करते हैं तो बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि कहाँ पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। शाहपुर कंडी बांध जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 55 मीटर के आसपास है, जहाँ पर जल विद्युत केंद्र जो है वो 206 मेगावाट का है। देखिए फ्रेंड्स, सिंधु जल संधि की यहाँ पर हम बात करेंगे, जो कि सिंधु नदी के अंतर्गत आने वाली 6 जो बड़ी नदियाँ थी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और व्यास, इनको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत भारत को 3 नदियों के पानी पर पूरा अधिकार दिया गया, रावी, सतलुज और व्यास नदी। वहीं पाकिस्तान को 3 नदी सिंधु, झेलम और चिनाब नदी पर अधिकार दिया गया। क्लियर? तो पहले क्या हो रहा था कि रावी नदी का सारा पानी जो है वो बहकर कहाँ जा रहा था? आगे पाकिस्तान में चला जा रहा था। अब उस पर शाहपुर कंडी बांध जो है वो बनकर कंप्लीट हो गया है। अब जो पानी वहाँ पर स्टोर हो रहा है उसका उपयोग जो है कृषि और बिजली बनाने में जम्मू कश्मीर राज्य और पंजाब राज्य द्वारा किया जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, रावी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2025 में गगनयान मिशन के द्वारा कितने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो हाल ही में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गगनयान मिशन के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम जो है वो घोषित करे हैं। प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजित कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। ये चारों एस्ट्रोनॉट जो हैं ये भारतीय वायुसेना के पायलट हैं। इन चारों को एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग और फैसिलिटी जो है वो बेंगलुरु में दी जा रही है। गगनयान मिशन जो है वो 2018 में घोषित हुआ था। इस मिशन के तहत 3 मिशन जो है वो अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, 2 तो मानव रहित और 1 मानव युक्त। इसका उद्देश्य क्या है मिशन का? भारतीय एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजकर उन्हें सुरक्षित वापस लेकर आना। अगर इसरो का गगनयान मिशन जो है वो सफल हो जाता है तो अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत जो है मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाला चौथा देश बन जाएगा। क्लियर? यहाँ पर 4 एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया? तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1995 से लेकर 1999 तक महाराष्ट्र के ये मुख्यमंत्री रहे थे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले शिवसेना के पहले नेता थे। इसी के साथ साथ ये लोकसभा स्पीकर भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का हाल ही में निधन हो गया। सी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा छत्तीसगढ़ में रायगढ़ स्थित लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के प्रथम चरण का उद्घाटन किया है। इसी के साथ साथ इस परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी है। लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की बात करते हैं तो इसे एनटीपीसी द्वारा बनाया गया है। इसकी प्रस्तावित कुल क्षमता अगर देखें तो 3200 मेगावाट की है। ध्यान रखिएगा किस राज्य से संबंधित हैं लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन? छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसे महाराष्ट्र भूषण 2023 से सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है ये महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हाल ही में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने अभिनेता अशोक सराफ को महाराष्ट्र भूषण 2023 जो है वो प्रदान किया है।
अशोक सराफ को यह सम्मान जो है मराठी और हिंदी सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण जो है ये महाराष्ट्र राज्य सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये पुरस्कार साहित्य, कला, खेल, विज्ञान इन क्षेत्रों में योगदान के लिए दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, अशोक सराफ। अगला क्वेश्चन आता है, झारखंड राज्य का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? चंपई सोरेन को। रांची में अवैध खनन और जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया था। चंपई सोरेन झारखंड राज्य की सरायकला विधानसभा सीट से विधायक हैं और हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। इन्हें उसके बाद में झारखंड राज्य का नया मुख्यमंत्री जो है वो नियुक्त किया गया है। चंपई सोरेन को झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा, चंपई सोरेन जो है वर्तमान में झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में तेलंगाना के एक गांव मुदिमानिक्यम में किस नदी के तट पर प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की खोज की गई है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तेलंगाना के नलगोंडा जिले में मुदिमानिक्यम गांव में कृष्णा नदी के किनारे प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों और 1200 साल पुराने लेबल शिलालेखों की खोज की गई है। इन मंदिरों की खोज जो है पुरातत्व वैज्ञानिक M.A. श्रीनिवासन और अशोक कुमार की टीम ने करी है। ये जो प्राप्त शिलालेख है, इनके अनुसार ये मंदिर जो है लगभग 1300 साल पुराने हैं और ये मंदिर जो है मुख्य रूप से भगवान शिव और विष्णु को समर्पित हैं। यहाँ पर हम चालुक्य राजवंश की बात कर रहे हैं, तो प्राचीन भारत का प्रसिद्ध राजवंश है। इसके संस्थापक कौन थे? पुलकेशन प्रथम थे और इनकी राजधानी क्या थी? बादामी थी। चालुक्य राजवंश का जो क्षेत्र था वो कहाँ पर देखने को मिलता था हमको? कर्नाटक और मध्य भारत में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी के किनारे तेलंगाना के मुदिमानिक्यम गांव में प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की खोज करी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फरवरी 2024 को किस राज्य में अटुकल पोंगला उत्सव का आयोजन किया गया? तो हाल ही में केरल में अटुकल पोंगला उत्सव का आयोजन किया गया। अटुकल पोंगला उत्सव जो है ये अटुकल भगवती मंदिर जो कि तिरुवनंतपुरम में है, इसे महिलाओं का सबरीमाला मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। ये पर्व जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का एक पर्व होता है, जो कि नारी शक्ति की पूजा के तौर पर आयोजित किया जाता है। इस उत्सव को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, अटुकल पोंगला उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? केरल में किया जाता है। तो फ्रेंड, इसी तरीके से देखिए, पर्व, त्योहार, आर्ट एंड कल्चर पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड कोर्स बना रखा है। 10 घंटे का कोर्स है। ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर याद कराई है। बहुत नॉमिनल कॉस्ट 199 पे ये कोर्स आप ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है उन सभी का। इस कोर्स के अंदर आपको वीडियो मिल जाता है, रिवाइज करने के लिए PDF मिल जाती है एंड प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को आर्ट एंड कल्चर का ये 10 घंटे का कोर्स लेना है तो आप ले सकते हैं। रूट एप्लीकेशन, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन, दोनों पे ये अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रही इलेक्ट्रोल बॉन्ड योजना कब शुरू की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया है और उस पर तुरंत रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह योजना जो है नागरिकों के सूचना का अधिकार का उल्लंघन करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना की बात करते हैं तो बजट 2017 में अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना की घोषणा करी थी और 2018 में इसे नोटिफाई किया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, इनको जल्दी से डिस्कस करें तो ये चुनावी बॉन्ड्स हैं। भारत के किसी भी नागरिक या देश में स्थापित कोई भी इकाई द्वारा इसे खरीदा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अकेले या फिर अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर चुनावी बॉन्ड जो है वो खरीद सकता है। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत इन चुनावी बॉन्ड्स को प्राप्त कर सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक घोषित कर दिया है और उस पर तुरंत रोक जो है वो लगा दी गई है। ध्यान रखिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना कब शुरू हुई थी? 2018 में। ए आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु की 2 साइट और कर्नाटक की 3 साइटों को रामसर साइट के रूप में हाल ही में घोषित किया गया। पहले ये रामसर साइट की संख्या 75 हुआ करती थी, 5 और जुड़ गई है। अब भारत के अंदर कुल रामसर साइट कितनी हो गई है? 80 हो गई है। तमिलनाडु राज्य की कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट को रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है।
फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर सर्वाधिक रामसर साइट जो है वो किस राज्य में है? तमिलनाडु में 16 रामसर साइट्स हैं। सेकेंड नंबर पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है जहाँ पर 10 रामसर साइट्स हैं। अगर हम रामसर साइट्स की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि या फिर नम भूमि है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाता है। इन साइट्स को विशेष रूप से जल पक्षी आवास के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। क्लियर? यहाँ पर तमिलनाडु आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। फरवरी 2024 को 533 अमृत भारत स्टेशन का शिलान्यास किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना कब शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 533 अमृत भारत स्टेशन का शिलान्यास किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना जो है ये 2023 में शुरू हुई थी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो स्टेशन बन रहे हैं उन पर आधुनिक यात्री सुविधाएं जो उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें हाई क्लास के वेटिंग रूम, प्लेटफॉर्मों पर बैठने की व्यवस्था होगी, फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी भी उसमें शामिल होगी। तो इस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से उन स्टेशनों को डेवलप किया जा रहा है। तो हाल ही में 533 अमृत भारत स्टेशनों का शिलान्यास किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना कब शुरू हुई थी? 2023 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पद्मश्री और गजल गायक पंकज उदास का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था? तो 26 फरवरी को गजल गायक पंकज उदास का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें भारत सरकार के द्वारा 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा, 2006 में। प्रधानमंत्री द्वारा सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला जो है वो कहाँ पर रखी है? रंगपो में रखी है। रंगपो रेलवे स्टेशन को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिवोक रेलवे स्टेशन से कनेक्ट किया जाएगा। इस कनेक्टिविटी से स्थानीय लोगों और यात्रियों को यातायात की सुविधा जो है वो प्राप्त होगी। चीन सीमा पर भारत की सैन्य स्थिति को मजबूती प्रदान की जाएगी। तो इस उद्देश्य से सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला जो है वो रखी गई है कहाँ पर? रंगपो में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया है? तो हाल ही में 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है विदु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12th फेल ने जीता है। यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल सही होगा। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट हम देखिए यहाँ पर फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है वो 12th फेल को मिला है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है विदु विनोद चोपड़ा को दिया गया है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल रणबीर कपूर को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें इन्हें लीडिंग रोल में तो आलिया भट्ट को दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखिएगा। फिल्म फेयर पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। पहली बार ये देखिए कब दिया गया था? 1954 में फिल्म फेयर पत्रिका द्वारा देखिए इसे प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 12th फेल को इस बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो फ्रेंड्स फरवरी के स्टार्टिंग मतलब 1 फरवरी को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6वीं बार बजट जो है वो पेश किया है। चूँकि ये चुनावी साल है इसलिए इस साल अंतरिम बजट जो है वो पेश किया गया है। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% रहने का अनुमान लगाया है। यहाँ पर 5.1%। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व के बीच का अंतर होता है। यहाँ पर बोरोइंग को छोड़कर, जो भी उधार लेते हैं उनको छोड़कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आरेना सबलेंका ने जीता है। साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जो है वो आयोजित किए जाते हैं। साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ओपन का आयोजन किया जाता है। तो 2024 में ऑस्ट्रेलिया ओपन के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आरेना सबलेंका ने जीता है। आरेना सबलेंका का ये दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इन्होंने फाइनल में चीन की किनवेन जेंग को हराया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत कब हुई थी? 1905 में हुई थी और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है पुरुषों में कौन जीता था ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब? जैनिक सिनर, इटली के खिलाड़ी हैं जैनिक सिनर। इन्होंने फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब जो है वो अपने नाम किया था। ठीक है, ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय किस राज्य में खोला जाएगा?
तो हाल ही में ही केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सालय की आधारशिला रखी है। पहले प्राकृतिक चिकित्सालय का नाम जो है केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्था जो है वो रखा गया है। इस अत्याधुनिक संस्था को 15 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा और इसकी लागत जो है लगभग 100 करोड़ रुपए की होगी। प्राकृतिक चिकित्सालय में प्राकृतिक रूप से रोगों का इलाज किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, असम में। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर एंड्रियास ब्रेमे का निधन हो गया? तो जर्मनी के जाने माने फुटबॉलर एंड्रियास ब्रेमे का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एंड्रियास ब्रेमे ने 1990 में इटली में आयोजित विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ गोल कर जर्मनी को तीसरा विश्व कप जो है वो जिताया था। तो जर्मनी के जाने माने फुटबॉलर एंड्रियास ब्रेमे का हाल ही में निधन हो गया। ध्यान रखिएगा, किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे? जर्मनी के। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 जो है वो जारी किया गया, जिसमें 180 देशों को शामिल किया गया था और भारत की इसमें रैंक क्या रही है? 93 रही है। टॉप 3 कंट्री को अगर हम डिस्कस करें तो पहले नंबर पर डेनमार्क को रखा गया है, दूसरे नंबर पर फिनलैंड, तीसरे नंबर पर रखा गया है न्यूजीलैंड को। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 के अनुसार 2022 की तुलना में भारत में भ्रष्टाचार का जो आंकड़ा है वो बढ़ा है। इस इंडेक्स में 2022 में भारत की रैंक जो थी वो 85 थी, 85, और 2023 में क्या हो गई है? 93 हो गई है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की पहली स्नो लेपर्ड रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में सर्वाधिक स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं? तो हाल ही में ही केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की पहली हिम तेंदुओं मतलब स्नो लेपर्ड रिपोर्ट जो है वो जारी करी है। इस रिपोर्ट के अनुसार केंद्रशासित प्रदेश जो है लद्दाख, वहाँ पर सर्वाधिक हिम तेंदुओं मतलब स्नो लेपर्ड को देखा गया है। लद्दाख में कुल हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? 477 है। भारत में स्नो लेपर्डों की अगर संख्या देखें तो 718 है, जिसमें से 477 जो है वो लद्दाख में है। टॉप 3 राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पर लद्दाख है, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड और तीसरे नंबर पर है हिमाचल प्रदेश। तो ये स्नो लेपर्ड के मामले में भारत के टॉप 3 स्टेट हैं जो कि हमको इस रिपोर्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर लद्दाख बिल्कुल सही आंसर होगा। एक छोटी सी चीज़ और ध्यान रखिएगा, हिम तेंदुओं मतलब स्नो लेपर्ड का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है, वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उसका साइंटिफिक नाम क्या है? पैंथेरा अनकिया। ये अधिकतर जो है मध्य और दक्षिणी एशिया के पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में भी देखिए इनको शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? 6th खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन जो है जनवरी 2024 में किया गया। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में। और महाराष्ट्र जो है सर्वाधिक पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर आए। 6th खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो है 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में किया गया। इस बार इसके अंदर 26 खेलों को शामिल किया गया था, जिसमें इस बार एक नया खेल शामिल किया गया था, स्क्वैश को। ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में हुई थी और इसका इस बार 6th एडिशन जो है वो कंप्लीट हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र जो है वो पदक तालिका में पहले स्थान पर आए। आगे बढ़ते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्राई का अध्यक्ष जो है वो अनिल कुमार लोहाटी को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने PD वघेला के स्थान पर अनिल कुमार लोहाटी को नियुक्त किया है। अनिल कुमार लोहाटी जो है 1984 बैच के भारतीय रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। यहाँ पर हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, ट्राई की बात कर रहे हैं। तो इसका कार्य क्या होता है? दूरसंचार सेवाओं का विकास करना और इन्हीं सेवाओं को बेहतर बनाना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा ही इसका अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अनिल कुमार लोहाटी को हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति द्वारा सतनाम संधू को राज्यसभा के लिए नामित किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा सदस्य नामित किए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जो हैं सतनाम संधू, उनको राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा सदस्य जो है वो नामित किए जाते हैं। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 80। राष्ट्रपति जो है
मैक्सिमम 12 लोगों को नामित कर सकता है। हाल ही में सतनाम संधू को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। यहाँ पर आर्टिकल 80 बी आंसर। देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत किस राज्य सरकार ने करी है? तो हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं भगवंत मान ने देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत करी है। इसका उद्देश्य क्या है? पंजाब में जो सड़क हादसे होते हैं उस दौरान होने वाली मौतों की संख्या को कम करना। इससे पहले पंजाब राज्य जो है राइट टू वॉक लागू करने वाला भी पहला राज्य बना था। ध्यान रखिएगा, पंजाब स्टेट में शुरू की गई देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स। आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया ओपन के डबल्स के फाइनल मुकाबले में रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी जो है मैथ्यू एब्डेन, उन्होंने इस बार खिताब जो है अपने नाम किया ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के डबल्स का। ठीक है, इसी जीत के साथ रोहन बोपन्ना जो है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। रोहन बोपन्ना ने यह टाइटल जो है 43 साल की उम्र में जीता है। इसी के साथ साथ वो ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। यहाँ पर रोहन बोपन्ना, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में रोहन बोपन्ना को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मतलब वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है वो मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है ये? 1997 से हर साल मनाया जा रहा है। 2024 में इस बार की थीम क्या थी? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस से रिलेटेड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका उद्देश्य क्या है? आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। यह किस भाषा की साहित्यकार थी? तो फ्रेंड्स, हाल ही में हिंदी और मैथिली भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। इनकी बर्थ प्लेस जो है वो कौन सी है? बिहार है। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं को हम डिस्कस करें, शेरशाह सूरी, दूबधान, रत्नारे नयन, पानी पर लकीर, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। 2015 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री दिया गया था। इसी के साथ साथ 2011 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, हिंदी और मैथिली भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार थी उषा किरण खान। सी आंसर। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका में आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया गया। इसका फाइनल जो था वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर चौथी बार अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। ए आंसर। इस बार ये इसका 15वां एडिशन था जिसमें कुल 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और ऑस्ट्रेलिया ने इसका खिताब जो है वो अपने नाम किया है। 4th टाइम ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। एलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति बने? तो हाल ही में फिनलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिणपंथी नेता एलेक्जेंडर स्टब जो है वो जीत गए और फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं एलेक्जेंडर स्टब। ये साल 2014 से 2015 तक फिनलैंड के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। फिनलैंड जो है ये यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। और यहाँ पर जो मुद्रा यूज़ होती है, करेंसी यूज़ होती है, वो क्या है? यूरो है। आप सभी को पता ही होगा कि फिनलैंड को 1000 झीलों का देश के रूप में भी जाना जाता है। तो एलेक्जेंडर स्टब जो है किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? फिनलैंड के। किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो ओडिशा के कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। गुप्तेश्वर वन जो है ओडिशा राज्य का चौथा जैव विरासत स्थल है। ये वन स्थल जो है 350 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ पर ओडिशा के स्थानीय समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से पूजे जाने वाले पवित्र वृक्ष ग्रोव के साथ साथ अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव भी पाए जाते हैं। गुप्तेश्वर वन को जैव विरासत स्थल जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ओडिशा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हाल ही में जेनेटिक्स विशेषज्ञ पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा का निधन हो गया। इन्हें देखिए पिछले साल ही पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2023 में। इसी के साथ साथ 1983 में इन्हें बीसी राय पुरस्कार जो है वो भी दिया गया था। इन्होंने 1968 में एम्स दिल्ली में भारत में पहला आनुवांशिक केंद्र भी स्थापित किया था।
तो चिकित्सा के क्षेत्र के जाने मानी हस्ती डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा का हाल ही में निधन हो गया। ध्यान रखिएगा, चिकित्सा मेडिकल से संबंधित थे। बी आंसर। किस राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना शुरू करी है? तो पंजाब सरकार ने घर घर राशन योजना जो है वो शुरू करी है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने घर पर ही राशन जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबों को आसानी से राशन उपलब्ध कराना, साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है पीडीएस उसको भी आसान करना। तो ध्यान रखिएगा, पंजाब में शुरू की गई है घर घर राशन योजना। विश्व मैराथन रिकॉर्ड धारक केल्विन कैप्टम का निधन हो गया। केल्विन कैप्टम का संबंध किस देश से था? तो हाल ही में सड़क दुर्घटना में केन्या के प्रसिद्ध देखिए मैराथन धावक केल्विन कैप्टम का निधन हो गया। मात्र 24 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। केल्विन कैप्टम ने 2023 में लंदन और शिकागो में आयोजित विश्व मैराथन मेजर्स में स्वर्ण पदक जो है वो जीता था। मैराथन जो होती है ये लंबी दूरी की एक रेस होती है जिसकी डिस्टेंस अगर हम देखें तो 42 किलोमीटर के आसपास होती है। ध्यान रखिएगा, केन्या के प्रसिद्ध मैराथन रिकॉर्ड धारक केल्विन कैप्टम का हाल ही में निधन हो गया। 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड इनमें से किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में ही वर्ष 2023 के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस साल उर्दू भाषा के कवि गुलजार जी को और संस्कृत भाषा के जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर गुलजार सी आंसर बिल्कुल सही होगा। ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हमारे संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में दिया जा सकता है। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 1965 में दिया गया था और पहले विजेता कौन थे? जी शंकर कुरूप, मलयालम भाषा से संबंधित हैं। पहली बार अगर हम हिंदी भाषा के लिए देखें कि किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था तो सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में दिया गया था। प्रथम उर्दू भाषा के लिए अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार देखें तो फिराक गोरखपुरी को 1969 में ये पुरस्कार दिया गया था और संस्कृत भाषा के लिए पहली बार सत्यव्रत शास्त्री को 2006 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 2 व्यक्तियों को दिया गया है, उर्दू भाषा के कवि गुलजार और संस्कृत भाषा के जगत गुरु राम भद्राचार्य को। अगर हम पिछले साल बात करें कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था वो किसे दिया गया था? दामोदर मोजो को दिया गया था, जो कि कोंकणी भाषा से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आईआरसीटीसी का चेयरमैन व एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में संजय कुमार जैन को आईआरसीटीसी का चेयरमैन और एमडी नियुक्त किया गया है। संजय कुमार जैन जो है भारतीय रेल यातायात सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं। यहाँ पर हमने आईआरसीटीसी की बात करी तो आईआरसीटीसी का पूरा नाम क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। यह रेलवे की खान पान व्यवस्था, पर्यटन और ऑनलाइन टिकट संबंधी गतिविधियों का कार्यभार संभालता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा, संजय कुमार जैन को आईआरसीटीसी का चेयरमैन और एमडी नियुक्त किया गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में कुल 167 देशों को शामिल किया गया था, 167 देशों को। इस इंडेक्स में भारत को जो रैंक दी गई है वो क्या दी गई है? 41। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में शीर्ष 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर आइसलैंड को रखा गया है। ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 41। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजकीय जनजाति हिजला मेला महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव जो है वो हाल ही में आयोजित किया गया, कहाँ पर? झारखंड में। ध्यान रखिएगा, झारखंड में आयोजित किया जाता है। झारखंड में 1890 ईस्वी में इस मेले की शुरुआत की गई थी। यह मेला जो है मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। झारखंड राज्य सरकार द्वारा 2015 में हिजला मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया था। किस राज्य से संबंधित है ये? झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है? इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। ये मंदिर परिसर जो है 5 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा, जो कि 2028-29 तक बनकर तैयार होगा। इस मंदिर में विष्णु भगवान के 10 अवतारों के लिए 10 अलग अलग गर्भगृह जो है वो बनाए जाएंगे और मंदिर के शिखर की ऊंचाई जो होगी वो लगभग 108 फीट होगी। भगवान कल्की जो है ये भगवान विष्णु का 10वां अवतार जो है वो माना जाता है, इसीलिए भगवान विष्णु के 10 अवतारों के लिए 10 अलग अलग गर्भगृह जो है वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा,
कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास कहाँ पर किया? उत्तर प्रदेश के संबल जिले में। अगला क्वेश्चन आता है 77वां बाफ्टा अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बाफ्टा अवार्ड से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर डला हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, जिसमें अच्छे से कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है आपको दी गई है। इस टॉपिक से भी अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हाल ही में ही अभी रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में 77वें बाफ्टा अवार्ड जो है वो प्रदान किए गए हैं। इस समारोह में ओपनहैमर मूवी ने 7 अवार्ड, पुअर थिंग्स मूवी ने 5 और द जोन ऑफ इंटरेस्ट मूवी ने 3 बाफ्टा पुरस्कार जो है वो अपने नाम किए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम देखिए पॉइंट डिस्कस करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो मिला है ओपनहैमर को। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड जो है द जोन ऑफ इंटरेस्ट को मिला है। लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जो है ये इमा स्टोन ने जीता है। वहीं लीडिंग एक्टर का खिताब जो है वो किलियन मर्फी ने अपने नाम किया है। ये एक आयरिश थिएटर और फिल्म अभिनेता हैं किलियन मर्फी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। पूछा जा रहा है किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो ओपनहैमर ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं 2024 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौनसा संस्करण जो है वो आयोजित किया गया? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले खजुराहो में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया। इस समारोह के दौरान कथक कुंभ, जो कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, उसका आयोजन किया गया, जिसमें 1500 से अधिक प्रतियोगी ने हिस्सा लिया। खजुराहो नृत्य महोत्सव की बात करें तो इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। और किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है? उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 2024 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का 50वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस प्रतिमा की जो कुल ऊंचाई है वो 25 फीट के आसपास है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर गोवर्धन में संत रविदास म्यूजियम की भी आधारशिला रखी। संत रविदास की बात कर रहे हैं तो ये मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के संत थे, जिनको रैदास के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर वाराणसी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। इस पर भी चैनल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड जो है वो डिस्कस करें, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। हाल ही में ही अभी 20 फरवरी को मुंबई में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 जो है वो प्रदान किए गए। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 2012 में हुई है। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में जाना जाता है। 2024 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है ये किसे दिया गया है? सलार मूवी को। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर यहाँ पर बेस्ट फिल्म की बात कही जाती तो जवान मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो दिया गया है। वहीं क्रिटिक्स में अगर हम बात करें, बेस्ट फिल्म का अवार्ड 12th फेल को दिया गया है। क्लियर। बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो गुड मॉर्निंग को दिया गया। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो रानी मुखर्जी को दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको आप दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरसिंगसर सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया है? तो राजस्थान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर जिले के बरसिंगसर में बरसिंगसर सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र की जो क्षमता है वो 300 मेगावाट है और इस सौर संयंत्र को नवरत्न कंपनी CPSE NLC इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी संस्थाओं को सस्ती बिजली जो है वो आपूर्ति करना। ध्यान रखिएगा, बरसिंगसर सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। 9th रायसीना डायलॉग 2024 की थीम क्या है? तो हाल ही में ही अभी 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन जो है वो 21 से 23 फरवरी 2024 के बीच में नई दिल्ली में किया गया। इस बार इसके 9वें संस्करण का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और इस वर्ष इस डायलॉग में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। रायसीना डायलॉग जो है भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्री पर भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है, जहां पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाती है। रायसीना डायलॉग की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है? भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। भारतीय विदेश मंत्रालय का जो मुख्यालय है वो रायसीना पहाड़ी नई दिल्ली में स्थित है। इसी कारण से इस सम्मेलन का नाम जो है वो रायसीना डायलॉग रखा गया है।
इस 9th रायसेना डायलॉग 2024 की थीम क्या थी? चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट और क्रिएट। अगर हिंदी में हम देखें तो चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण, ये इस बार की थीम थी। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है, ए आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में भाषा और संस्कृति विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए 1999 में यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तभी से हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो मनाया जाता है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, समक्का सरलम्मा जतारा या मेदारम जतारा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, समक्का सरलम्मा जतारा जो है यह भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। हाल ही में ये उत्सव जो है तेलंगाना राज्य में सेलिब्रेट किया गया। समक्का सरलम्मा जतारा की बात करें या मेदारम जतारा जिसका नाम है उसकी बात करें तो ये एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव है, जो तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समूह कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस मेले में आने वाले लोगों की संख्या के कारण इसकी तुलना जो है वो कुंभ मेले से की जाती है। इस उत्सव को 1996 में राजकीय त्योहार का दर्जा भी दिया गया था। ध्यान रखिएगा, समक्का सरलम्मा जतारा या फिर मेदारम जतारा जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लेखक जो हैं डॉक्टर शशि थरूर, उनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लॉर्चर ने डॉक्टर शशि थरूर को यह सम्मान जो है वो प्रदान किया। शशि थरूर को यह सम्मान जो है भारत फ्रांस संबंधों को गहरा करने, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने और सहयोग के लिए दिया गया है। अगस्त 2022 में डॉक्टर शशि थरूर को फ्रांस सरकार ने यह पुरस्कार देने की घोषणा की थी। हाल ही में ही 2024 में यह पुरस्कार जो है इन्हें दिया गया है। शशि थरूर की देखिए कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि आपको दिमाग में रखना है, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी अगर 4 इंपॉर्टेंट बुक हम डिस्कस करें, वाई आई एम हिंदू इनके द्वारा लिखी गई इंपॉर्टेंट बुक है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर और नेहरू द इनोवेशन ऑफ इंडिया। ये 4 इंपॉर्टेंट इनकी बुक है जो एग्जाम में पूछी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना है? तो यूरोपीय महाद्वीप देश माल्टा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बन गया है। हाल ही में माल्टा के विदेश मंत्रालय के सचिव जो हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 121 देशों का एक संगठन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। यहाँ पर माल्टा बिल्कुल सही आंसर होगा, डी। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा किया। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया है। इस पुल की कुल ऊंचाई जो है 359 मीटर है और लंबाई 1.3 किलोमीटर के आसपास है। ये पुल जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना के तहत बनाया गया है। इस पुल के माध्यम से पहली बार रेलवे मार्ग से कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण जो है वो किस नदी पर किया गया? चिनाब नदी पर। वैज्ञानिक अनुसंधान 33वां जीडी बिड़ला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2023 के लिए 33वां जीडी बिड़ला पुरस्कार जो है प्रोफेसर अदिति सेन डे को दिया गया है। अदिति सेन डे जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हैं। अदिति सेन डे को ये पुरस्कार जो है क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन रिसर्च के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए दिया गया है। अदिति सेन डे फिजिक्स के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भी हैं। इन्हें 2018 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो दिया गया था। जीडी बिड़ला पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार पिछले 5 वर्षों में रिसर्च के लिए भारत में रहने वाले 50 से कम आयु के एक भारतीय वैज्ञानिक को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। 33वां जीडी बिड़ला पुरस्कार दिया गया अदिति सेन डे को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो जापान जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे स्थान से फिसलकर चौथे स्थान पर आ गया है, जिसके बाद जर्मनी जो है वो तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। मतलब जर्मनी जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। टॉप 3 ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर जर्मनी है। ये अलग अलग देशों की जो अर्थव्यवस्था की तुलना जो है नॉमिनल जीडीपी के आधार पर की जाती है।
यहाँ पर जापान की जो गिरती हुई अर्थव्यवस्था के कारण सामने आए हैं वो आए हैं वृद्धजन की बढ़ती हुई आबादी, श्रम की वहाँ पर कमी और प्राकृतिक आपदाओं का बार बार आना। यही मुख्य रीज़न थे जापान की जो इकोनॉमी के अंदर डिक्लाइन हमको देखने को मिला। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है। अरुणाचल प्रदेश जो है देश का 10वां राज्य है जिसने 100% हर घर जल के लक्ष्य को पूर्ण किया है। इस योजना के द्वारा लगभग 2 लाख से अधिक घरों में पेयजल सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई गई है। जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं हम बार बार यहाँ पर, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2019 में हुई थी। और इसका लक्ष्य क्या है? 2024 तक देश भर के सभी ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से पेयजल की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराना है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किए गए बदलावों के बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स दादा साहब फाल्के पुरस्कार में हमको कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की राशि जो है अब 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 15 लाख कर दी गई है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुई थी और भारत सरकार के द्वारा सिनेमा जगत में आजीवन योगदान के लिए यह अवार्ड जो है वो दिया जाता है। क्लियर? यहाँ पर 15 लाख बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिसमें से 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर हम 5 व्यक्तियों को डिस्कस करें तो कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत दिया गया, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी को भी 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। कुल मिलाकर 5 व्यक्तियों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अभी तक कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी वर्ष में 3 से ज़्यादा भारत रत्न जो है वो प्रदान किए गए हो, पर इस साल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भारत रत्न के ऊपर एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। एग्जाम में आपका इस टॉपिक से नंबर कभी भी गलत नहीं होगा। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थानथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में देखिए तमिलनाडु सरकार ने बरगुर हिल्स में राज्य का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो घोषित किया है, जिसका नाम क्या है? थानथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। ये वन्य जीव अभ्यारण्य जो है पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक बाघ और हाथियों की आवाजाही के लिए एक संरक्षित गलियारे के रूप में काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु सरकार ने राज्य का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया है, जिसका नाम क्या है? थानथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, तमिलनाडु। यहाँ पर फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप क्रेजी जीके ट्रिक के करंट अफेयर को फॉलो करते हैं और आपने अभी तक क्रेजी जीके ट्रिक की करंट अफेयर की बुक शंखनाद को परचेस नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। हर मंथ की 5 तारीख के बाद अगर आप ये बुक ऑर्डर करते हैं तो ये बुक आपको उस मंथ तक बिल्कुल अपडेटेड मिलेगी, क्योंकि हर मंथ की 5 तारीख को ये करंट अफेयर की बुक जो है ये अपडेट हो जाती है। तो हमेशा आप इस करंट अफेयर की बुक को अपडेटेड ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप ये बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है कि सर हमको बुक ऑर्डर करना है बट ऑर्डर करते टाइम वहाँ पर अपडेट शो नहीं हो रहा है। तो बस आप मंथ की 5 तारीख तक का वेट कर लो। 5 तारीख के बाद अगर आप जब भी ऑर्डर करोगे ये बुक हमेशा आपको अपडेटेड मिलेगी, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटी सी अपडेट थी आप सभी के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में किस भारतीय एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अमेरिका के लॉस एंजलिस में संगीत की दुनिया के सबसे प्रसिद्ध 66वें ग्रैमी अवार्ड का आयोजन किया गया। इस 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के शक्ति बैंड के एल्बम दिस मोमेंट ने ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किया है। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी के लिए जाकिर हुसैन, बेला फेक, एडगर मेयर को पश्तो के लिए ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। वहीं पर ही
बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम कैटेगरी के लिए जाकिर हुसैन, भारत के बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, बेला फेक और एडगर मेयर को एस वी स्पीक के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट अवार्ड अगर हम डिस्कस करें तो एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया टेलर स्विफ्ट मिडनाइट्स को, सॉन्ग ऑफ द ईयर दिया गया बिली एलिश व्हाट वाज आई एम मेड फॉर। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ग्रैमी अवार्ड्स संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी। ग्रैमी अवार्ड लेने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अगर हम पुरुषों में बात करें तो पंडित रविशंकर हैं। 1968 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं महिलाओं में बात करें तो तन्वी शाह हैं। ये दोनों चीज़ें दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में किस भारतीय एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो दिस मोमेंट ने ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किया है, सी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। साल 2000 से हर साल ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। 2024 में इस दिवस की थीम क्या थी? ध्यान रखिएगा, क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। ये इस बार की थीम थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में कैंसर के बढ़ते खतरे को लेकर लोगों को जागरूक और शिक्षित करने के उद्देश्य से विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर जो है ये शरीर की कोशिकाओं का एक रोग है। कैंसर रोग में शरीर में कोशिकाएं जो होती है वो असामान्य रूप से बढ़ने और विभाजित होने लगती हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोशिकाओं का एक रोग है कैंसर। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा दौरे के दौरान ओडिशा के संबलपुर में तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। यहाँ पर ओडिशा बिल्कुल सही आंसर होगा। तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट जो है नवरत्न कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा। इस थर्मल प्लांट की कुल क्षमता जो होगी वो 2400 मेगावाट होगी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट की आधारशिला ओडिशा राज्य में रखी गई है, डी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे दिया गया है अवार्ड? ये नीमा सरीखानी को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। एक छोटे से हिमखंड पर सोते हुए ध्रुवीय भालू की फोटो के लिए ब्रिटिश फोटोग्राफर नीमा सरीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड 2023 जो है वो प्रदान किया गया है। ये जो अवार्ड सेरेमनी है ये लंदन में आयोजित की गई थी, जिसमें 95 देशों के फोटोग्राफरों ने पार्टिसिपेट किया था। ध्यान रखिएगा यहाँ पर नीमा सरीखानी, बी आंसर। सेफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से जीता है? तो सेफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो है वो बांग्लादेश में किया गया और फाइनल मुकाबले के बाद भारत और बांग्लादेश को संयुक्त रूप से विजेता के रूप में घोषित किया गया है। दोनों देशों के विजेता बनने के बाद यह भारत का दूसरा और बांग्लादेश का चौथा खिताब है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, साउथ एशिया देशों के मध्य आयोजित होने वाली ये एक फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। भारत और किस देश को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है? बांग्लादेश। यहाँ पर बी आंसर सही होगा। न्यायाधीश रितु बहारी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? तो फ्रेंड्स, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की न्यायाधीश रितु बहारी को उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य की? उत्तराखंड राज्य की। रितु बहारी जो है ये मुख्य न्यायाधीश विपिन संघवी के स्थान पर नियुक्त की गई हैं। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर अगर हम डिस्कस करें तो हमारे भारत के संविधान अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान के अनुच्छेद 217 से ये संबंधित हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? अदिति गोपीचंद को। भारतीय तीरंदाज अदिति गोपीचंद को विश्व तीरंदाजी द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। अदिति गोपीचंद महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पिछले साल ही इन्हें वर्ष 2023 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ साथ अदिति गोपीचंद की 2023 की कुछ उपलब्धियों को डिस्कस करें तो 2023 में
जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और ये पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी बनी थी। 2023 में ही आयरलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अदिति गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं, तो तीरंदाजी से संबंधित हैं। हाल ही में इन्हें वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ 2023 का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा से पारित कर दिया है और कानून बनने के बाद उत्तराखंड जो है वो आज़ादी के बाद यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रावधानों को अगर हम डिस्कस करें तो ये महिला अधिकारों पर केंद्रित हैं। इसमें बहुविवाह पर रोक का प्रावधान है, लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाने का प्रावधान है। वहीं पर ही इस कानून में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर विरासत का अधिकार देने की बात कही गई है। उत्तराखंड की 4% जनजातियों को कानून से बाहर रखने का प्रावधान भी किया गया है। तो इस तरीके के प्रावधान जो है वो हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसने यूसीसी को लागू किया है? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में तेलंगाना के सीताम्मा लोडी में किस काल के शैल चित्रों की खोज की गई है? तो तेलंगाना के पेदापल्ली जिले के सीताम्मा लोदी में मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों की खोज की गई है। ये शैल चित्र जो है मध्य पाषाण काल मतलब 10,000 से 12,000 वर्ष पहले से संबंधित हैं। इन शैल चित्रों में मानव आकृति, पुरुष महिलाओं का आपस में नृत्य करना और कुछ सफ़ेद और पीले रंग के हाथ के निशान हमको देखने को मिले हैं। यहाँ पर हमने फ्रेंड्स मेसोलिथिक पीरियड की बात करी है, मतलब मध्य पाषाण काल की बात करी है। तो भारत में मध्य पाषाण कालीन स्थल जो है उसकी खोज सबसे पहले कब हुई थी? 1867 में हुई थी। इस दौरान पुरुषों ने नुकीले औजारों का उपयोग करना शुरू किया था। इस काल के उपकरण जो थे वो आकार में छोटे हुआ करते थे। इस काल में मानव अधिकांशतः शिकार पर ही निर्भर थे। साथ ही में इस काल के लोगों ने कृषि करना भी सीख लिया था। तो ये मध्य पाषाण काल की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आई होप आपको पता होगा। ये याद रखिएगा कि तेलंगाना के सीताम्मा लोदी में किस काल के शैल चित्रों की खोज की गई है? मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों की खोज की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में ही रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेंको अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली अंतरिक्ष यात्री बन गई है। ओलेग कोनेनेंको ने 878 से अधिक दिन में स्पेस में रहकर यह रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड जो है एक रूसी अंतरिक्ष यात्री के नाम पर ही था, जिन्होंने 878 दिन 11 घंटे का समय जो है वो अंतरिक्ष में बिताया था। और रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेंको ने 878 से अधिक दिन तक अंतरिक्ष में समय बिताया है। अभी वो 5 जून तक और अंतरिक्ष में रहेंगे। इस तरीके से वो स्पेस में 1000 दिन से ज़्यादा जो है वो कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई है? ओलेग कोनेनेंको। ए आंसर। भारतीय सेना का वाइस चीफ उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय सेना का वाइस चीफ मतलब उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। उपेंद्र द्विवेदी को सुचिंद्र कुमार के स्थान पर नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंडियन आर्मी भारतीय थल सेना जो है ये भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग है, जिसकी स्थापना 1895 में की गई थी। वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं। क्लियर। उप प्रमुख नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। डी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के फरीदाबाद में 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन किया। इस वर्ष इस मेले की थीम जो है वो गुजरात राज्य पर आधारित है। 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में करीब 50 देशों ने भाग लिया है, जिसमें से तंजानिया देश ने भागीदारी राष्ट्र के रूप में भाग लिया। ये मेला जो है विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। इस मेले के दौरान राज्य की हस्तकलाओं के माध्यम से विशिष्ट संस्कृति और समृद्ध विरासत का प्रदर्शन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहां पर किया गया? हरियाणा में। सी आंसर। हाल ही में मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई मां कामाख्या मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो हाल ही में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
असम दौरे के दौरान पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन योजना के तहत मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। कामाख्या मंदिर जो है फ्रेंड्स, ये असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों में स्थित हैं। इसे 51 शक्तिपीठों में से सबसे पुरानी शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। कामाख्या मंदिर जो है नागर शैली और सारसैनिक शैली, मुगल और ब्रिटिश शैली का जो मिश्रण है उसमें बना हुआ है। हर साल इस मंदिर पर अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मां कामाख्या एक्सप्रेस कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई। मां कामाख्या मंदिर किस पहाड़ी में स्थित है? नीलाचल पहाड़ी में स्थित हैं। बी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, दोसमोचे महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख त्योहार है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख त्योहार है? लद्दाख का। हाल ही में ये त्योहार जो है, ये महोत्सव मनाया गया कहाँ पर? लद्दाख में। दोसमोचे महोत्सव बौद्ध धर्म से संबंधित एक महोत्सव है जो कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। इस महोत्सव के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न मठों में मुकुटा नृत्य जो है वो किया जाता है। दोसमोचे महोत्सव के दौरान क्षेत्र से बुरी किस्मत और बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए प्रार्थना की जाती है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, दोसमोचे महोत्सव लद्दाख का एक प्रमुख त्योहार है। ए आंसर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1988 में हुई थी। और 2024 में इस बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। सी आंसर यहां पर सही होगा। इस वर्ष के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार द्वारा समग्र कल्याण से संबंधित रखी गई हैं। हाल ही में ही परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस थीम को जारी किया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, ये इस बार की थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल का नाम क्या है? तो हाल ही में भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन गुजरात के कच्छ में किया गया। इस महोत्सव की शुरुआत जो है महाकवि भवभूति द्वारा लिखित उत्तर रामचरितम नाटक से हुई। भारत रंग महोत्सव 21 दिनों तक चलने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें 150 से अधिक नाटक, कार्यशालाएं और चर्चाएं होती हैं। इस वर्ष भारत रंग महोत्सव भारत के 15 शहरों में आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल का नाम क्या है? भारत रंग महोत्सव है। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। भारत रंग महोत्सव जो है ये एक वार्षिक थिएटर महोत्सव है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका आयोजन कौन करता है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है वो इसका आयोजन करता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे देखिए फरवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF लेना है, क्विज़ की प्रैक्टिस करना है, तो मैंने एक कंप्लीट इस पर कोर्स बना रखा है, वो आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला आपके लिए। आज के बस इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।